हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th चैप्टर हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स का, जो है RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट NTRA एग्ज़ाम 2022 और बाकी सारी RPSC और RSMSSB की एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट ईजियर, इस लोगों के साथ आप उसे सर्च कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लें। और साथ में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें इसी ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, जो है angrezi.in english@gmail.com। चलिए शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे जनरल डिटर्मिनर्स और स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स की, और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि कुछ हिंट्स देखेंगे कि किस तरीके से इन डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आएंगे, मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी वाली कंडीशंस कौन कौन सी हैं, उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो ये रूल आप में से सभी लोग जानते हैं, हमने अभी तक पढ़ चुका है कि प्रॉपर जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी पर्सन का नाम होता है, उनमें हम द आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ का यूज़ किया जा सकता है, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए ये है कि जब आप किसी प्रॉपर नाउन में, मान लो कोई राम नाम का आदमी है, उससे पहले द आप इस कंडीशन में लगाएंगे, जब ये जो राम होगा आप उस आदमी के बारे में नहीं कह के उसने कोई चीज़ क्रिएट की हुई हो, जैसे उसने कोई नोवेल लिखा हो या उसने कोई पेंटिंग बनाई हो, ठीक है, या उसकी बनाई कोई डिश होती है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप नाम राम का लेंगे लेकिन आपका मतलब ये निकलेगा तुमने राम को पढ़ा है क्या। राम को पढ़ा है का मतलब क्या है कि तुमने राम की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं क्या, तुमने तुमने राम राम को खरीदा है क्या। राम को खरीदा है मतलब कि तुमने राम की पेंटिंग खरीदी है क्या, ठीक है। इस तरीके से ये इसका मीनिंग निकलता है। तो मतलब आप उस आदमी का नाम ले रहे हैं लेकिन आप उसके काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कोई ने किसी कोई कोई बुक लिखी है या किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, या किसी ने कोई आर्ट बनाई है, इस तरीके से हम उनमें यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, दा का, ए का, एन का, जिस भी तरीके से उस समय करना होता है। बाकी रूल्स उसी तरीके से फॉलो होंगे, लेकिन उस नाम की जगह आप उसकी क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, उसने कुछ बनाया है उसके बारे में बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं एक एक करके। जैसे ही, BOUGST, बॉट, बॉट मतलब खरीदा, ही बॉट ए पिकासो, PICASSO, फॉर $300, ठीक है। तो ही बॉट ए पिकासो का मीनिंग क्या निकला यहाँ पे, ही बॉट ए पिकासो का मीनिंग यहाँ पे निकला कि उसने पिकासो को नहीं खरीदा है। पिकासो एक पेंटर हैं, ठीक है, एक आर्टिस्ट हैं, तो उनको नहीं खरीद लिया उसने, उनकी जो बनाई हुई पेंटिंग है उसको उसने खरीदा है $300 में। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम उससे पहले कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पिकासो की बात कर रहे हैं तो उसके क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग एन AGATHA अगाथा क्रिस्टी, सॉरी स्पेलिंग ये मैं गलत लिख रहा हूँ, इससे लिख देता हूँ, क्रिस्टी, CHRISTI, ठीक है। ही बॉट एन अगाथा क्रिस्टी एट द मोमेंट, आई एम रीडिंग एन अगाथा क्रिस्टी एट द मोमेंट। तो ये इसका मीनिंग रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग एन अगाथा क्रिस्टी, मतलब अगाथा क्रिस्टी का लिखा हुआ एक नॉवल है या उनकी एक बुक है,
या उनकी एक पोयम है, उसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम रीडिंग एन अगाथा क्रिस्टी का मतलब है उनकी लिखी हुई एक नॉवल पढ़ रहा हूँ या उनकी लिखी हुई जो भी किताब है वगैरह वगैरह, उसको मैं उस समय पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वी वर लिसनिंग टू द मोजार्ट, ठीक है। तो मैं मोजार्ट को सुन रहा हूँ, उनकी म्यूजिक जो है उसको मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। तो द मोजार्ट का यूज आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से इन सब का यूज किया जा सकता है। वापस से रूल को देख लेते हैं एक बार। किसी पर्सन का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन के बारे में नहीं, उसके क्रिएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में आप किसी आर्टिकल का यूज उसके साथ करते हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम होते हैं। जैसे अभी मैं लिखूंगा कौन कौन सी चीजें, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम होते हैं या इंस्टीट्यूशंस के नेम होते हैं, शिप्स के नेम हैं, मैगजीन्स के नेम हैं, न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, या फिर बुक्स के नेम हैं, प्लेस के नेम है, नाटक जो होते हैं उनके नेम हैं, एंड अदर यूनिक थिंग्स। और भी यूनिक थिंग्स होती हैं, उनके बारे में जब आप बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनके नाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और इनको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, ये भी एक नियम है कि उसको कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे मुझे इंडियन रेलवेज लिखना होगा, ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो आई मैं इसका कैपिटल लिखूंगा, इंडियन रेलवेज, और रेलवेज का आर में कैपिटल लिखूंगा। तो इस तरीके से इनको आप कैपिटल में यूज करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, द कांग्रेस पार्टी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ठीक है। द टाइटैनिक हो गया, TITANIC, ठीक है, ये शिप का नाम हो गया। मैगजीन्स के नाम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, इस तरीके से इनके हम नाम ले सकते हैं। और साथ में दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी नहीं है, तो दूसरी बात ये कि इनको कई बार हम क्या करते हैं, द डिटरमिनर के साथ यूज करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे द BJP, ये एक पार्टी का नाम है, ठीक है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। द UN, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं। द विक्रमादित्य, ठीक है, ये हो गया। द सागर सम्राट, मैगजीन्स के नाम, ठीक है। द गार्डियन, ठीक है, ये न्यूज़पेपर के नाम हो गए, द गार्डियन हो गया। द टाइम्स ऑफ हिंदी हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद द हिंदू। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स इसके सब के हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हम इन सब के एक्सेप्शंस भी देखेंगे। अब जैसे न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, उनमें लगभग इन सब के आगे क्या लगता है, दा का यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब एक्सेप्शन क्या होगा कि इंडिया टुडे जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आप सबने ही इसका नाम सुना होगा, तो इंडिया टुडे से पहले द इंडिया टुडे नहीं लगेगा। तो आप ये एक हाईलाइट कर सकते हैं कि इंडिया टुडे जो होगा उसके आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिटरमिनर्स जो हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में कभी यूज नहीं करते, जैसे हमने देखा है। सेंटेंस की शुरुआत में अगर लिख रहा हो तो बात अलग है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जब भी हम करते हैं तो पहले वर्ड का पहला लेटर जो होता है उसे कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन कोई सेंटेंस लिखने की मैंने यहाँ से शुरुआत की और बीच में कुछ आ रहा है, ठीक है, और तब हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, तो ऐसे ही लिखते हैं। सबको पता है रनिंग में जैसा भी रहेगा तो उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। लेकिन कैपिटल लेटर्स में कब लिख सकते हैं, जब हम क्या करेंगे कि बुक्स का नाम लिखते हैं, प्लेस का नाम लिखते हैं, पेंटिंग्स का नाम लिखते हैं। इन सब का नाम जब लिखते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, क्योंकि वो उसके नाम में ही शामिल हो जाता है, ठीक है। जैसे द आर्ट ऑफ पार, ठीक है, ए मिडनाइट, MID
समर। तो इस तरीके से ये चीजें रहेंगी। उसके बाद द इज यूज बिफोर ए नाउन ग्रुप विच रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस। अब ऐसे नाउन ग्रुप के साथ दा का यूज किया जाएगा जहां क्या होगा कि आप स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात करेंगे, किसी चीज की बात करेंगे, या फिर किसी जगह की आप बात करते हैं, उस समय पे दा का यूज हम करते हैं। जैसे अब क्या होगा, जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा था प्रिंसिपल इज ऑन लीव टुडे। तो दा लगने से यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, दा लगने से ये मीनिंग निकल जाएगा कि मैं कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, वो मैं जो बोल रहा हूँ आप वही समझ रहे हैं। मतलब मैं जिस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ आपको पता है कि आप कौन से प्रिंसिपल की बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने किसी दोस्त से कहूँ कि आज तो प्रिंसिपल छुट्टी पे है, तो प्रिंसिपल छुट्टी पे है मतलब हम दोनों को पता है कि हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है। और यही हमने रूल में अभी देखा कि दा का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी प्रॉपर नाउन को आप, जो नाउन ग्रुप होगा उसको हम स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस की तरफ रेफर कर दें, मतलब बोलने वाला कहे और सुनने वाला समझ जाए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जब वो स्पेसिफिक हो जाता है तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ही स्टॉप्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। ही स्टॉप द कार इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, तो इस तरीके से ये रहेगा। अब द कॉलेज का मीनिंग क्या हो गया, आप अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही इनके एग्जाम्पल रहेंगे। वी विल मिस यू इन द यूनिवर्सिटी। तो आप किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स इन चीज़ों के रहेंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके सामने हमने देखा है कि यूज नहीं किया जाता है दा का, लेकिन तब कब, किस कंडीशन में हम जब यूज करेंगे, जब किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही हो, ठीक है। जब उस नाम से किसी एक ही आदमी का मतलब पता लगता हो, किसी एक ही चीज का पता लगता हो, या किसी एक ही ग्रुप का पता लगता हो, उस कंडीशन में हम दा का यूज करते हैं। जैसे द शाह हैज बीन डिपोज्ड। तो शाह किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके किंगडम, जिस किंगडम में वो है उस किंगडम के शाह की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वी वेंट टू द पिरामिड्स, वी वेंट टू द पिरामिड्स, ठीक है। तो आप जब पिरामिड्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया के किसी पिरामिड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप पिरामिड का नाम लेंगे तो इजिप्ट का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। तो हम कौन से पिरामिड्स की बात कर रहे हैं, जो इजिप्ट में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसी जगहें, ऐसे आदमी जो एक ही हैं दुनिया भर में, और हम बोलते समय जब बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आता है कि ये उसी की बात कर रहा है, क्योंकि वो एक ही है। जैसे द PM इज कमिंग टुमारो, ठीक है। PM है जो कल आ रहे हैं, तो PM कौन होंगे, हमारे इंडिया के PM के हम बारे में बात करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिकली किसी दूसरे PM के बारे में बात करना है, जैसे कोई बाहर के PM है, वो यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, तो हम नाम लिखते हैं द ब्रिटिश PM, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन जब हम हमारे PM की बात करेंगे तो सिर्फ PM लिख देना काफ़ी होगा और उससे पहले दा लगा देंगे, तो उससे स्पेसिफिक ये हो जाएगा कि हम अपने देश में जब PM की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, अपने PM के ही बारे में बात करेंगे, हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, और वो एक ही आदमी है, पूरे इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जब स्पेसिफिकली बात कर दी जाए, बोलने वाला कहे और सामने वाला समझ जाए किसके बारे में बात करनी है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि किसके लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज ही ऐसी है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इकलौता पर्सन है, इस देश में इकलौता पर्सन होता है PM, तो आपको समझ में आ जाएगा।
स्पेसिफिकली बाहर से कोई विजिट कर रहा है तो उसका नाम लिखा जाता है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब द पीएम लिख रहा है तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आएगा हम हमारे देश के पीएम की बात कर रहे हैं। द पिरामिड्स का जैसे हमने यूज किया, तो द पिरामिड्स का जब यूज करेंगे तो द पिरामिड का मतलब हो गया वही पिरामिड जो इजिप्ट में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीजों का मीनिंग रहेगा। और जनरली क्या होता है जब सुपरलेटिव्स का हम यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं और इनको एज ए कंप्लीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में जो लिखा रहता है वो सेंटेंस को और अच्छा से समझाने में मदद करता है। ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पेलिंग ई है, COMPLEMENT। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दा का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे वूल एंड कॉटन blankets, BLANKETS, blankets are generally cheapest। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा तो इस चीपेस्ट के जस्ट बाद कोई नाउन आता, नाउन या प्रोनाउन आता, यही एडजेक्टिव की जो है डेफिनेशन होती है। तो चीपेस्ट के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ रहा होता तो आप समझ जाते कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ये सेंटेंस में एक एज ए कॉम्प्लीमेंट बात कर रहा है। ठीक है, तो वूल एंड कॉटन ब्लैंकेट्स आर जनरली चीपेस्ट, एडजेक्टिव होने के साथ ही कॉम्प्लीमेंट है। सेंटेंस के लास्ट में जो सेंटेंस को और बेहतर से समझाने में मदद करता है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं सेंटेंस में। तो इस तरीके से ये जो चीपेस्ट है इससे पहले दा का यूज नहीं होगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खुशी इज यंगेस्ट इन द फैमिली। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो इससे पहले हमने दा का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, खुशी इज यंगेस्ट। ठीक है, वूल एंड कॉटन आर चीपेस्ट। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसके बाद जब हम सुपरलेटिव्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव्स की बात कर रहे हैं, उस समय पे अगर वो फॉलो किए जाते हैं ऑफ से, मतलब उसके बाद जब ऑफ लगा हुआ हो और अनदर स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग व्हाट ग्रुप और थिंग यू आर कंपेयरिंग, द इज नॉट ओमिटेड। तो इस कंडीशन में जब आप एग्जाम्पल करके और सामने किसी से कंपेरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस समय पे दा जो है वो लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूर्या इज द यंगेस्ट ऑफ आर फैमिली। ठीक है, तो सूर्या इज द यंगेस्ट, अब कंपेयर कर रहे हैं फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, यही हमने देखा, सुपरलेटिव है, उसके बाद ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, उस समय पे दा का उपयोग जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मनु इज द बेस्ट इन द टीम। अब जैसे क्रिकेट की टीम ली और उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बाकी 10 लोगों के साथ मनु को, और वो उन सब में बेस्ट है, तो यहाँ पे दा का यूज हम करेंगे और दा का यूज बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचक शब्दों का उपयोग करेंगे संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो उस समय पे क्या होता है, उनके साथ सुपरलेटिव अगर डिग्री लगाई जाती है तो उसके जस्ट बीच में दा का उपयोग नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमने सबने देखा है कि दा का यूज करते हैं, लेकिन अभी हमने एक दो कंडीशन देखी जहां पर नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे कोई भी एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, ठीक है, उससे पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं उसका क्या आता है, संबंध सूचक कोई शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, चेतन, भगत, ठीक है,
अब चेतन भगत का संबंध हो गया उस नॉवल से, चेतन भगत बेस्ट नॉवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप बेस्ट से पहले दा का यूज नहीं करेंगे। चेतन भगत से उस नॉवल का संबंध सूचक शब्द बताया गया है, तो और विशेषण की ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज किया है, लेकिन उससे पहले दा का यूज हम उस कंडीशन में नहीं करेंगे। या आप डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट में ये देख सकते हैं, कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कि एपिस्ट्रोफी कॉमा लग के ये वाली चीज लग रही है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज आ रही है, तो उसके जस्ट बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उस बीच में आप दा का यूज नहीं करेंगे। और बाकी सारी सेंटेंसेज में भी आपको ये दिख जाएगा, जैसे जयपुर्स, अब जयपुर्स आ गया, एपिस्ट्रोफी कॉमा लग के यहाँ पे एस आ गया। जयपुर्स ओल्डेस्ट मैन, जयपुर का सबसे वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनर और ये सारी डिटर्मिनर्स के बारे में, डिटर्मिनर प्री डिटर्मिनर्स वगैरह इस सब के बारे में, ठीक है। ये पजेसिव डिटर्मिनर है, उसके जस्ट बाद जब सुपरलेटिव डिग्री लगी तो उसके बीच में दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद द स्कूल्स, अब स्कूल्स इसमें लग गया, स्कूल्स मोस्ट फेमस टीचर, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, और दा का यूज इन तीनों ही सेंटेंसेज में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब आपने हु के साथ हुज नाम से एक वर्ड सुना होगा। हुज का मीनिंग होता है किसने किया, किसने किया है, ये सब चीजें, ठीक है। हुज इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन और ए डिटर्मिनर टू आस्क विच पर्सन और समथिंग बिलोंग्स टू और एसोसिएटेड विद। हुज का मतलब कोई भी चीज है वो किसकी है, कोई व्यक्ति है वो किससे संबंध रखता है, ठीक है। ये पर्सन, ये थिंग, कोई चीज है किससे संबंध रखती है, या कोई व्यक्ति है वो किससे संबंध रखता है, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है उसको दिखाने के लिए। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं किस तरीके से ये पूछा जाएगा, किस तरीके से इस हुज का हम उपयोग करते हैं। हुज बुक इज दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब है हु इज द ओनर ऑफ दिस बुक, तो ये बुक किसको बिलोंग करती है, ये बुक किसकी है, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। हुज बुक इज दिस, हुज वर्ड का यहाँ पे इस तरीके से उपयोग किया जाएगा। हुज इज दैट, ये किसका है, जो भी चीज है के बारे में वो पूछ रहा है कि हुज इज दैट, ये चीज किसकी है, ठीक है। उसके बाद हुज बेबीज डिड यू थिंक दे वर, तो तुम्हें क्या लगता है वो किसके बच्चे थे, तो इस तरीके से एज ए डिटर्मिनर इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज ए प्रोनाउन इसको यूज किया गया है, ठीक है। अब whom जो होता है, अब whom के बारे में बात कर लेते हैं। WHOM, whom क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसके सेंटेंस देख लेते हैं हम। टू whom is an MP responsible, whom मतलब किन के लिए एक एमपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और एक रूल आपको मैं याद दिलाता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिख गया तो मैं बता देता हूँ। एन एमपी हमें एन हमने क्यों यूज किया है, ए क्यों नहीं किया, क्योंकि एम तो जबकि कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जब हम देखेंगे एम की, तो एम की साउंड कैसे निकल के आती है, एम से आती है। और ए जो है वो हिंदी में स्वर होता है, और स्वर से पहले हमने देखा है आर्टिकल का यूज करते समय अगर स्वर की वॉइस से शुरुआत होती है, एम जो है वो स्वर है, स्वर आर्टिकल की जो शुरुआत होती है किसी भी वर्ड की, वो स्वर की साउंड के साथ हो रही है, तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एन एमपी लगा है, ठीक है। तो ये रूल हमने एक बार रिवाइज कर लिया वापस से। उसके बाद फॉर whom were they supposed to do it, supposed to do it, तुम्हें क्या लगता है वो किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, करना चाह रहे थे, तो इस तरीके से whom का उपयोग किया जा सकता है।
होम लिविंग विंग के लिए उपयोग किया जाता है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है होम। तो इस तरीके से ये रहेंगे। अब एनी के यूज पढ़ लेते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो हम देखते हैं। एनी इज यूज विद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये हमने देख लिया था। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जा सकता है, एनी का यूज इसलिए करते हैं। और ये नेगेटिवली यूज किया जा सकता है, नेगेटिवली यूज किया जाता है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, नेगेटिव चीज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स वापस देख लेते हैं, इसमें कोई है तो। आस्क मी इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं आप। यू कैन कम एट एनी टाइम यू लाइक, तुम्हें जब पसंद हो तब तुम मेरे पास आ सकते हो, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि जो एनी वो होगा, अभी देखते हैं। एनी जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यूज किया जाता है, मतलब क्वेश्चन जब आपको पूछना हो, क्वेश्चन करना हो, तब एनी का यूज करते हैं, वरना सम का यूज करते हैं। ये दोनों हमने देखे थे उस समय। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में इनका यूज किया जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। और ये वाला एग्जांपल हमने देखा था, जैसे आर देयर एनी जॉब्स दैट मैन कैन डू एंड वुमेन कांट, ऐसे कोई दुनिया में काम है जिसको सिर्फ आदमी कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती हैं, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिवली कैसे यूज करते हैं, आई डोंट वॉन्ट एनी मिल्क, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम नाउन्स विच नॉर्मली रेफर टू एन इंडिविजुअल थिंग, कुछ जो नाउन्स हैं वो रेफर करते हो इंडिविजुअल थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए। कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर विद द, और उनको हम सिंगुलर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, दा के साथ यूज कर सकते हैं। टू रेफर जनरली टू ए सिस्टम और सर्विस इन ए पर्टिकुलर प्लेस, तो उस इंडिविजुअल चीज को हम जनरल में चेंज करके इस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द बस जब हम लिख रहे हैं तो बस के बारे में बात नहीं करके बस की सर्विस के बारे में बात करते हैं। टू रेफर टू ए बस सर्विस, तो किसके बारे में बात करेंगे, बस की सर्विस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे द ट्रेन आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं द एम्बुलेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज़ों का यूज़ करते हैं। द फोन के लिए आप या देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वी रैंक फॉर द एम्बुलेंस, तो आपने एम्बुलेंस की सर्विस के लिए कॉल लगाया। ठीक है, तो वी रैंक फॉर द एम्बुलेंस। दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, मतलब आप ट्रेन की सर्विस लेते हैं तो कितना समय लगेगा, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू द फ्यू हम पढ़ चुके हैं, उसको वो भी यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, तो एक बार हम वापस से याद कर लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों के बारे में बात हम कर चुके हैं। फ्यू जो है बहुत कम के लिए यूज किया जाता है, बहुत कम, काउंटेबल्स के साथ यूज किया जाता है और इसका मीनिंग निकलता है नेगेटिव, बहुत कम है और उससे काम भी नहीं चल रहा है। ए फ्यू भी बहुत कम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पर ये पॉजिटिवली यूज किया जाता है और काउंटेबल्स के साथ तो यूज कर रहे हैं, कुछ बहुत कम है लेकिन उससे काम चल जाता है। द फ्यू मतलब जितना भी कम हो लेकिन आपके पास उतना ही है। ठीक है, मतलब संपूर्ण आपने पूरा की पूरा दे दिया,
तो उस तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब फ्यू के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। फ्यू स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं जिनको फर्स्ट डिवीजन मिली, मतलब ऐसे समझ लीजिए क्लास में 150 बच्चे थे और सिर्फ 10 लोगों को क्या मिली है, फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बहुत कम मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन, और ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, और नेगेटिव सेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद देयर वर फ्यू डॉक्टर्स अवेलेबल। अब जैसे हॉस्पिटल में बहुत भीड़ लगी है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में डॉक्टर्स उतने नहीं है, लेकिन तो उसका मीनिंग क्या निकला, देयर वर फ्यू डॉक्टर्स अवेलेबल। इसका मतलब डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और इतने कम हैं कि काम भी नहीं चल रहा है। मरीज इतने ज़्यादा हैं कि डॉक्टर्स उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो लगभग हमारा आर्टिकल और डिटर्मिनर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल 100% आपका डिटर्मिनर जो और आर्टिकल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि मैं आप कौन सा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में है। टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, और साथ में ये बाकी सारी चीज़ों में तो काम आएगा ही, क्योंकि टेंस जो है वो बेसिक है आपके ग्रामर के लिए। बेसिक चीज़ जो होती है वो व्याकरण में वो टेंसेज वगैरह ही रहती है। तो ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।